दोस्तों नमस्ते। हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आकारात्मक मॉडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। ठीक है, तो टीएम हमने पढ़ लिया, टोपोग्राफिकल मॉडल पढ़ लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, वो तीनों तभी समझ में आएंगे जब ये तीनों समझ में आएंगे। तो हमने सेकंड पार्ट हम समझ रहे हैं इसका संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आकारात्मक मॉडल यानी टोपोग्राफिकल मॉडल समझा दिया था। अब मैं स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है, जिसको गत्यात्मक मॉडल भी आप कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर मॉडल संरचनात्मक मॉडल में क्या आता है, इसमें 3 मन की अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, हमारे 3 मन की स्थितियां हैं। वो 3 मन की स्थितियां क्या हैं और कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, नियंत्रित करती हैं, ये सिगमंड फ्रायड ने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, आप जो बोर्ड पे देख पा रहे हैं इस समय आपके सामने दिख रहा होगा इड इदम उपा है। ये हमारे मन की एक प्रकार से, मैंने जो आपको चेतन, अर्धचेतन और अचेतन जो तीनों बताएं, वहाँ जो अचेतन मन बताया है, उस अचेतन मन का जो स्वामी है, उस अचेतन मन को जो संचालित करने वाला है, वो कौन है? इड है। तो ये किसका संचालक है? इड। ये अचेतन मन का स्वामी है। तो इड, जिसको आप इदम कह दो, जिसको आप उपाह कह दो, ठीक है, ये किसका स्वामी है? ये अचेतन मन का स्वामी है। यहाँ आप जो ईगो देख रहे हैं, अहम देख रहे हैं, ये ईगो क्या है? ये वैसे तो तीनों स्तर पे काम करता है, चेतन पे भी, अर्धचेतन पे भी और अचेतन पे भी। लेकिन स्पेशली ये स्वामी जो है वो कौन से मन का है? चेतन मन का स्वामी है। लेकिन ये जो कार्य करेगा, स्वामी तो ये चेतन मन का, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन ये कार्य तीनों ही मन के स्तर पे करता है, चेतन के स्तर पे भी करता है, अर्धचेतन के स्तर पे भी करता है और अचेतन स्तर के, मैंने तीनों स्तरों पे कार्य करेगा। कौन? आपका ईगो। ठीक है, तीनों स्तर पे कार्य करेगा। लेकिन मुख्य रूप से स्वामी किसका है? चेतन मन का। और जो आपका सुपर ईगो है, ये भी, इसका संबंध भी स्पेशली जो होता है, वो कुछ किताबों में कहा गया कि केवल कॉन्शियस माइंड से माना गया, और कुछ किताबों में, जैसे पांडे वगैरह की जो मनोविज्ञान किताबें, उनमें मूल रूप से इसका अचेतन से माना गया है। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे लगता है कि अचेतन सुपर ईगो जो है वो नैतिकता से संबंध रखता है। तो नैतिकता वाली चीज़ें तभी आएंगी जब आप किस में रहेंगे? कॉन्शियस माइंड में रहेंगे। तो निश्चित रूप से इसका संबंध, ज़्यादा संबंध, इसका मूलतः संबंध किससे है? इसका चेतन से है। बाकी कुछ किताबों में इसका अचेतन से भी माना गया है, याद रखना, ठीक है। बाकी मैं स्पेशली इसका समर्थन करूंगा चेतन मन का। अब देखिए, समझिए इसको। कॉन्शियस माइंड के 3 पार्ट हैं, 3 अवस्थाएं, संरचनात्मक मॉडल की 3 अवस्थाएं, चेतन, ईगो, मतलब इड, इदम, उपा है, ईगो, और लास्ट में हमारा क्या है? सुपर ईगो। ये तीनों चीज़ें आपको समझनी है। कैसे समझिए? देखिए, इड इदम उपा क्या है? इड का मतलब क्या है? देखिए, इड जो है वो अचेतन मन का स्वामी है। और ये बच्चे में क्या होता है? जन्मजात होता है साहब। क्या होता है? बच्चे में जन्मजात होता है। आप जैसे ही पैदा हुए तो आपके साथ कौन आएगा? इड आएगा। आपके साथ आ गया ये, हमारे साथ होने के साथ, हमारे जन्म होने के साथ ही पैदा हो जाता है। बच्चा स्वार्थी होता है, हम स्वार्थी होते हैं। ये सेल्फिश की प्रवृत्ति, अपनी इच्छाओं की प्रवृत्ति को केवल ध्यान में रखता है, वो इड रखता है। इसलिए इसको घोड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको घोड़ा कहा गया है, बिना लगाम का। घोड़ा कहा गया बिना लगाम का। इस पे जो लगाम कसेगा वो कौन कसेगा? ईगो कसेगा। तो ये घोड़ा है जो दौड़ता है, बस दौड़ना है हर दिशा में, जहां भी घास मिले खा लो, अपनी इच्छा की जैसे भी पूर्ति कर डालो। किसी को नुकसान हो, चाहे उसके खुर लगने से कोई की हत्या हो जाए, किसी का कोई गलत हो जाए, हो जाने दो। चोरी करके खाओ, लूटपाट करके खाओ, खाओ साहब, अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। किसी को कष्ट हो तो हो जाने दो, बट मुझे, मेरे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा है? इड। इसलिए इसका संबंध जो माना जाता है वो मूल प्रवृत्ति और शरीर की संरचना से माना जाता है। इड का संबंध किससे माना गया है? मूल प्रवृत्ति से माना जाता है, ठीक है। शरीर की संरचना से माना जाता है, शारीरिक संरचना से इसका संबंध माना जाता है। शारीरिक संरचना से इसका संबंध माना जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इड की बात कर रहा हूं। मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है, शारीरिक संरचना से संबंध रखता है, और ये प्राकृतिक वातावरण से पैदा होता है। कौन से वातावरण से उत्पन्न होता है? प्राकृतिक वातावरण। जैसा देखेगा वहां जो चीजें उत्पन्न होगी उनको देख के उत्तेजित हो जाता है, भावनावश है। इसमें जो विचार होते हैं वो असंगठित होते हैं, विचार अव्यवस्थित होते हैं, विचार केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति संबंधी रखते हैं। तो सिंपल रूप में क्या समझना है? इड क्या है? इड है घोड़ा। इदम बोल दो, उपा बोल दो। कौन से मन का स्वामी है? अचेतन मन का स्वामी। अब जैसे 8/8/2016 में प्रश्न आ गया था कि दमित इच्छाओं का भंडार कौन है, तो वैसे तो दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन है, लेकिन अचेतन मन ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? इड हो गया, क्योंकि अचेतन मन का स्वामी कौन है? इड है। तो जितनी भी गलत इच्छाएं हैं, जितनी भी असामाजिक इच्छाएं, जितनी भी कामुक इच्छाएं, जितनी भी यौन इच्छाएं, वो सब के सब कहाँ पे होंगी? इड में होंगी। तो इसमें दमित इच्छाएं आ गई, इसमें कामुक इच्छाएं आ गई,
और इसमें कौन सी इच्छा आ गई? आपकी यौन इच्छाएं आ गई। जितनी भी गलत इच्छाएं वो सब कहाँ रहती हैं? इदम में, क्योंकि ये क्या है? राक्षस है। ये क्या है? दैत्य है। ये क्या है? पशुत्व है। ये राक्षस है, दैत्य है, पशु है एक प्रकार से हमारे अंदर, मतलब हमारे व्यक्तित्व का सबसे जो गलत कार्य करने के लिए, कई बार देखते हो ना आपने, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया, ये जो चीज़ें होती हैं वो कौन से मन के दिन होती हैं? ईड के दिन। आदमी जब इसके दिन आता है तो वो सोच नहीं पाता है कि सही क्या गलत है, क्योंकि इसका संबंध बुद्धि से नहीं होता। इसका संबंध किससे नहीं होता? बुद्धि से नहीं होता। ये जब होता है तब विवेक काम नहीं करता है। ये जब होता है तो लॉजिकल तार्किक योग्यताएं खत्म हो जाती हैं। ये तो केवल एक ही चीज़ पे काम करता है और वो है आनंद। किस पे काम करता है? आनंद। ये कौन सिद्धांत से संचालित होता है? ये आनंद के सिद्धांत से संचालित होता है। देखना कौन सिद्धांत संचालित होगा? प्लीजर थ्योरी, आनंद के सिद्धांत से। तो प्लीजर थ्योरी यानी आनंद के सिद्धांत से कौन चलता है? वो ईड चलता है। समझ में आया क्या? देखो ईड में मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। ईड क्या है? घोड़ा है। ये प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न हुआ। कौन से वातावरण से हुआ? प्राकृतिक वातावरण से। ये मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है। किसका केंद्र है? मूल प्रवृत्तियों का। इसका संबंध किससे है? फिजिकल स्ट्रक्चर से है, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति से है, कि कैसे भी करके हमारे शरीर की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, जैविक इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, और वो हर हाल में होनी चाहिए। वो कौन कहता है? ईड कहता है। ये जन्मजात होता है, बच्चे में जन्म के साथ आ जाता है। ठीक है, ये हमारे अंदर राक्षस का प्रतीक है, पशुत्व है, ये दैत्य है। ठीक है, जिंदगी में गलत करो, कुछ भी करो। ठीक है, इसका कौन से सिद्धांत से संचालित होता है? तो ये आनंद के सिद्धांत से संचालित होता है। लॉ ऑफ प्लेजर थ्योरी, ये आनंद के सिद्धांत से चलता है कि मुझे मजा मिलना चाहिए, जिंदगी का आनंद आना चाहिए। उस आनंद से किसी को कष्ट हो तो हो जाने दो। बच्चा ये तो करता है, छोटा बच्चा ये तो करता है, मुझे चीज़ चाहिए तो चाहिए, किसी को कष्ट हो तो हो जाए। तो कंप्लीटली आनंद के सिद्धांत से चलता है। वो कौन है? ईड है। एक बार चारवाक दर्शन का आपने नाम सुना है। चारवाक दर्शन क्यों लाया गया? राक्षस को कमजोर करने के लिए। भाई इंसान को कमज़ोर करने का तरीका क्या है? ईड को पैदा कर दो, अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये मोबाइल तो बहुत ज़रूरी है, सर मोबाइल तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये और क्या है? ये आपको मोबाइल जो आया है, ये मोबाइल इंसान को कमज़ोर बनाने का माध्यम था। यदि मोबाइल नहीं होता तो आदमी सोचता कि ये चीज़ कैसे होगी, कैलकुलेशन करते तो भी आप सोचते ये चीज़ कैसे होगी। आप तो तुरंत कैलकुलेटर निकाला और निकाल दिया। कोई चीज़ सर्च करनी, गूगल बाबा पे डाल दो, ये चीज़ आ गई। पहले आदमी सोचता था ये चीज़ ऐसे क्यों है। आज सोचने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, यूट्यूब पे डाल दो, आ गया। आपने खुद क्या प्रयास किया? कोशिश ही नहीं की। मतलब एनालिटिकल क्षमताएं हमारी खत्म हो गई कंप्लीटली। हम कोशिश ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमें सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे होंगे उनमें एनालिटिकल चीज़ें होंगी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। वो खुद में अन्वेषण की प्रवृत्ति कहाँ से आएगी? जब उनके पास ऑलरेडी ऑनलाइन इंटरनेट ऐसा बड़ा माध्यम है जिसमें कोई भी चीज़ डालोगे वो चीज़ आ जाएगी। तो बच्चा खोजेगा कैसे? साहब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाने का प्रयास है इंसान को, और ये देखना इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत भविष्य की बातें कर रहा हूँ। और आप लोग तो खैर इन बातें आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आपको ऑनलाइन की आलोचना करना पसंद नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सस्ता आपको कोर्स मिल रहा है, घर बैठे आपको कोर्स मिल रहा है, बहुत सारे अलग अलग जगह से मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ना कि लीजिए, आनंद लीजिए। ठीक है, लेकिन आपकी एनालिटिकल क्षमताएँ ख़त्म होती जा रही हैं, किताबों से आप बहुत दूर होते जा रहे हैं। ईड क्या है? राक्षस है। ठीक है, तो मैं चारवाक दर्शन की बात कर रहा था। चारवाक दर्शन क्या था? चारवाक दर्शन इसलिए लाया गया कि राक्षसों को ये एहसास करवा दो कि जिंदगी का असली सुख ईड है। खाओ पियो और मौज करो। ये ईड यही तो कहता है, खाओ पियो और मौज करो। जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? कई बार होता है आपका कोई साथ वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आपको लगता है अरे यार जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, हम तो यूं ही परेशान हो रहे हैं, किताबों में खड़े हुए हैं, आनंद लेना चाहिए। उस समय फीलिंग्स आती हैं। वो फीलिंग्स ये पैदा करता है कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, जी लो, कल का पता नहीं, अगली सांस का भरोसा नहीं है, हमें तो इसी पल इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसलिए अपन लोग गलत काम उठा देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है कि यार ये तो मैंने गलत किया। वो ईड करवाता है, क्योंकि ये राक्षस है। ये आपको गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त करेगा। हर गलत कार्य जो भी करता है वो हमसे कौन करवाता है? ईड करता है। समझ में आ गया? प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियों के अंदर बुद्धि और लॉजिकता से कोई संबंध नहीं है, नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, नैतिकता से कहीं भी संबंध नहीं रखता। नैतिकता संबंध रखेगा तो गलत कार्य करने नहीं देगा। ठीक है, राक्षस है, आनंद के सिद्धांत संचालित होता है। ठीक है, और जन्मजात है। ये आपको याद रखना, ये हमारा ईड है। ईड समझ में आ गया? आगे देखिए, देख लीजिएगा इसको ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे किताब है, कोई स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं जल्दी करवाते तो सर, अरे किताब है ना आपके पास, किताब में सब कुछ लिख रखा है मैंने, ये तो यहाँ समझा रहा हूँ, हर चीज़ किताब में है। आगे देखिए, ये हो गया आपका ईड। अब 2 नंबर पे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ
ईगो की, अहम की, ठीक है। अब ईगो अहम को समझना आप, ईगो अहम क्या है, ईगो क्या है, अहम क्या है साहब, ठीक है। इसको अहम मतलब ये हमारे व्यक्तित्व की वास्तविक, मतलब जिसका संबंध चेतन मन का स्वामी है। वैसे तीनों ही मन पे कार्य करेगा, लेकिन स्वामी किसका है, ये चेतन मन का स्वामी स्पेशली, ठीक है। कार्य तीनों मन पे करेगा, ठीक है। इसका संबंध किससे, वर्तमान से। चेतन मन का संबंध किससे होता है, वो वर्तमान और वास्तविकता से होता है। तो इसका संबंध भी किससे हो गया, वर्तमान और वास्तविकता से। तो रियलिस्टिक थ्योरी, पहला जो सिद्धांत था इड, इड किससे चलता है, आनंदवादी सिद्धांत से, और ये किससे चलता है, वास्तविकता के सिद्धांत से, रियलिस्टिक थ्योरी से चलता है। ये वास्तविकता के अकॉर्डिंग चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे सोच समझ के लेना है, ठीक है। ये बच्चे में जो है वो 1 से 2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष से इसका विकास प्रारंभ हो जाता है, 1 वर्ष से इसका विकास प्रारंभ होने लग जाता है, किसका, ईगो का। और वो जन्मजात होता है, इसका विकास कब से होता है, 1 वर्ष से प्रारंभ होने लग जाता है, याद रखना, किसका, ईगो का। ये कौन से वातावरण से उत्पन्न होता है, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से। कौन से वातावरण से, मनोवैज्ञानिक वातावरण से। वो किस वातावरण से था, प्राकृतिक से, और ये किससे है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से। अब देखिए ईगो अहम क्या है, ईगो अहम है ना तो पूर्णतया सुखवादी है और ना ही पूर्णतया आदर्शवादी, बीच की संतुलित स्थिति है। कई बार पूछते हैं कि अच्छा व्यक्तित्व किसको माना जाएगा, अच्छा व्यक्तित्व वो होगा जिसमें ईगो मजबूत होगा, जिसका ईगो मजबूत है वो संतुलित व्यक्तित्व है। बाकी हर चीज़ की कमियां, लेकिन ये जितना मजबूत होगा आपकी पर्सनैलिटी उतनी संतुलित बनेगी, याद रखना। तो ये ना तो पूर्णतया सुखवादी है, ये ना तो क्या है, पूर्णतया सुखवादी, ना तो पूर्णतया सुखवादी है और ना ही पूर्णतया क्या है, आदर्शवादी है कि एकदम से साधु बन जाओ साहब। ना तो जिंदगी के खुल के आनंद लो, खाओ पियो मौज करो, और ना ही एकदम से साधु संत बन जाओ। बीच का मार्ग अपनाओ कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ना तो पूर्णतः सुखवादी है, ना ही पूर्णतः आदर्शवादी है, बीच का रास्ता अपनाता है। वो कौन अपनाता है, ईगो अपनाता है। इसलिए इसको व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, कार्यपालक शाखा। व्यक्तित्व का जो नियंत्रित है, कार्यपालक शाखा क्या है, ब्रांच क्या है, कार्यपालक शाखा किसको कहा जाता है, ईगो को कहा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि से कार्य करता है। किससे कार्य करता है, ये बुद्धि से कार्य करता है, ये विवेक से कार्य करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बुद्धि और विवेक से कार्य करता है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा है, वो वर्तमान और वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है। पूर्णतया ना तो सुखवादी, ना ही पूर्णतया आदर्शवादी है, और ये सिपाही के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, सिपाही के रूप में। ईगो पे नियंत्रण रखता है, ईगो पे दबाव रखता है, ईड पे दबाव रखता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको बार बार दबा के उसको सही स्थिति में लेके आने की कोशिश करता है। आपको परिणाम से डराता है। कई बार होता है कि आपके मन में ईड उत्पन्न हो गया है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, लेकिन ईड तो कह रहा है करनी है, ईगो क्या कहेगा, कर तो ले, लेकिन देख ले परिणाम ही हो जाएगा। मतलब आपको परिणाम से डराता है। वो कौन डराता है, ईगो डराता है। तो परिणाम से डरा रहा है आपको कि देख ले ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, परिणाम से डर जाओगे आप, ठीक है। तो परिणाम से जो सचेत कर रहा है आपको, कौन कर रहा है, वो ईगो कर रहा है। तो कई बार अपन पीछे कदम उठा लेते हैं, पापा को पता चल गया तो, मम्मी को पता चल गया तो, किसी ने देख लिया तो, और अपन सोचते हैं नहीं करना अपने को। वो आपको ईगो करवाता है, ठीक है। तो ये कानूनी शाखा है, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग चलने वाला। तो नियमों के अकॉर्डिंग चलाता है आपको, और परिणाम से डरा के आपको सही स्थिति में रखता है। वो कौन है, आपका ईगो है। समझ में आ गया। बुद्धि तरक से कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, 1 वर्ष से बच्चे में विकास प्रारंभ हो जाता है, वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है, ना तो पूर्णतः सुखवादी है, ना ही पूर्णतः आदर्शवादी है, मुख्य रूप से चेतन मन का स्वामी है, लेकिन तीनों ही मन पे कार्य करेगा, चेतन पे, अर्धचेतन पे और अचेतन पे। ये हमारा कौन सा मन है। तो सबसे संतुलित व्यक्तित्व किसको बोला जाएगा, जिसमें ईगो मजबूत होगा, अहम मजबूत होगा, याद रखना। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। इसको अपन एक प्रकार से मनुष्यत्व का प्रतीक मान लें। वो राक्षस था और ये क्या हो जाएगा, मानव, ठीक है, मानव का प्रतीक या मनुष्य, ये मनुष्य का प्रतीक है ईगो। वो राक्षस था, ये मनुष्य का प्रतीक है। अब तीसरा वर्ड समझ लो आप एक बार, सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो क्या है, देखिए सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो का मतलब है परम अहम। इसको आप परम अहम कह दीजिए, इसको आप पराह कह दीजिए, ठीक है। ये एक प्रकार से आपके अंदर क्या था, इड राक्षस है, ईगो जो है वो मनुष्य है, और ये क्या है, एक प्रकार से आपके अंदर देवत्व है, भगवान है साहब, ईश्वरीय अंश है, सामाजिक
और नैतिक जितने भी आदर्श होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सामाजिक और नैतिक आदर्शों से संबंध जो होता है वो किसका होता है? तो जितनी भी हमारी सामाजिक इच्छाएं, जितनी भी हमारी नैतिक इच्छाएं हैं, ज़िंदगी में कभी गलत करना ही नहीं है, बुरा किसी का करना ही नहीं है, ये जो हमें सिखाता है वो कौन सिखाता है? सुपर ईगो। तो ये भगवान का अंश है, ठीक है। और ये कौन से वातावरण से पैदा होता है? ये सामाजिक वातावरण से पैदा होता है। कौन से वातावरण से पैदा होता है? ये सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है। कौन? सुपर ईगो। ये सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होगा। आज सुपर ईगो सबसे कमज़ोर है। आप देख लो आज अपराध बढ़ रहे हैं, मन में आ रहा है वो वैसे कर रहा है, लड़कियों महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। ईश्वर का डर नहीं रहा। ईश्वर का डर, जब ईश्वर का डर रहता है तो सुपर ईगो मजबूत रहता है। आज तो लोग नास्तिक बन चुके हैं। आप में से मैं कई बार वीडियो डालता हूँ तो कहते हैं कि सर अरे बहुत बौद्धिक लोग हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। ये आज ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानने का कारण है कि आज हम लोग इतने गिर चुके हैं, आज इतने अपराध हो रहे हैं। पहले डर था कि यार भगवान देख लेगा, ईश्वर देख लेगा, आज तो वो डर ही नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर को हम लोग मानते नहीं हैं। तो ऊपर देखने वाला नहीं, आदमी सोचता था यार मैं गलत काम करूंगा, कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहा है। आज ईश्वर का डर रहा नहीं, कानून का कोई डर रहा नहीं, ठीक है, समाज का कोई डर रहा नहीं। तो ये व्यभिचार बढ़ेगा। आप 5 सालों में देखिएगा कि हम किस कदर गिरेंगे और क्या क्या स्थितियाँ होने लग जाएंगी। अभी तो कोई उदाहरण और उससे तो गलत है, अब सोचते हैं कुछ साल बाद अरे होता रहता है, क्या है। ये सुपर ईगो जितना कमज़ोर होता जाएगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और इसका कमज़ोर होने के लिए हमारे समाज का प्राचीन परंपराओं का अवरुद्ध हो जाना, हमारी उस देवत्व की परंपराओं को हमारा ठुकरा देना। मैं कहता हूँ कि अंधविश्वास मत कीजिए। आपको मंदिर मस्जिद भी जाने की जरूरत है, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर को जरूर मानिए। वो ईश्वर आप में अंदर सकारात्मकता का प्रचार करता है। ईश्वर को नहीं मानते तो आप धीरे धीरे दानव की प्रवृत्ति को मानना शुरू कर देंगे, वो राक्षसी प्रवृत्ति आप मानने लग जाएंगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व को मानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसके नाम पे पाखंड मत कीजिए, मैं नहीं मानता कि वो पाखंड कीजिए आप, लेकिन कम से कम माने तो सही आप। तो सुपर ईगो क्या है? सामाजिक वातावरण से उत्पन्न देवत्व का प्रतीक, सामाजिक नैतिक आदर्शों का भंडार, ठीक है। ये जिंदगी में आपको सहवर्ती इच्छाएं, सहवर्ती इच्छाएं जानते हैं? सहवर्ती इच्छाओं का परिणाम पे बल दे। सहवर्ती इच्छाओं का मतलब क्या है? देखिए सहवर्ती इच्छाओं का मतलब होता है प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे। सुपर ईगो क्या कहता है? अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, प्रेम करोगे बदले में प्रेम मिलेगा। ये सहवर्ती इच्छा है। तो सहवर्ती इच्छाओं पे बल देता है। इसके 2 पार्ट फ्राइड ने बताए हैं। एक अहम आदर्श, क्या बताया है? अहम आदर्श बताया है, और एक बताया है अंतःकरण। क्या बताया है? अंतःकरण। अहम आदर्श और अंतःकरण क्या होता है, ठीक है। अहम आदर्श का मतलब ये बताया इसने कि सुपर ईगो के 2 पार्ट हैं, अहम आदर्श और अंतःकरण। अहम आदर्श का मतलब होता है कि समाज हमसे अपेक्षा करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनना है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। जैसे हमने कोई व्यवहार अच्छा किया और व्यवहार अच्छा करने पर हमें पुरस्कार मिलता है। आपने कोई भी अच्छा व्यवहार किया, आपने सच बोला और घर वालों ने कहा वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बेटा है, तो उससे आप में अहम आदर्श का विकास होता है। किसका विकास होता है? अहम आदर्श का। और मान लीजिए आपने कुछ गलत किया और आपको दंड मिला, तो दंड मिलता है तो उससे अंतःकरण का विकास होता है। किसका विकास होता है? अंतःकरण का। ये कौन कहता है? फ्राइड। और वैसे अंतःकरण का अपन संबंध ये भी लगाते हैं अंतरात्मा की आवाज़। कई बार होता है ना कि ज़िंदगी में कोई भी गलत काम करोगे तो पहले आवाज़ जरूर आएगी, यार ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग गलत कर डालते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ कभी झूठ नहीं होती, वो हमेशा सच होती है। वो ईश्वर का प्रतीक होती है कि कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आता है यार ये तो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, चोरी तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपन कर लेते हैं क्योंकि ईड करवाता है, हमारी आवश्यकता है। लेकिन अंतःकरण की आवाज़ आती है कि यार ये है तो गलत। वो जो अंतःकरण की आवाज़ पैदा होती है वो किससे पैदा होती है? सुपर ईगो से। तो ये देवता है, ठीक है, वो बीच वाला मनुष्य है और पहले वाला राक्षस है। आप तीनों को समझ लो। आप शॉर्ट उदाहरण से, एक व्यक्ति है वो भूखा है, क्या है? भूखा है, और जैसे ही भूखा है वो मार्केट से निकल रहा है। अब जैसे मान लीजिए वो जयपुर राजधानी से निकल रहा है, गोपालपुरा बाईपास से निकल रहा है। जैसे ही गोपालपुरा बाईपास से निकल रहा है तो जैसे वो निकला तो उसने मिष्ठान भंडार की दुकान दिखाई दी। अब उसका ईड क्या कहेगा? अरे यार खा ले, भूख लग रही है। अब ईड तो कहेगा खा ले, वो कहेगा पैसे तो नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे तो खाना है। कैसे खाएगा? चोरी कर, झूठ बोल, पत्थर मार, सिर फोड़ अगले का, लेकिन मुझे खाना है। ईड आपको ये कहेगा खा ले, कैसे भी खा ले, खाना है मुझे तो। ईड कहेगा। ईगो आएगा, यार इच्छा तो है लेकिन मान लो किसी ने पकड़ लिया तो, पुलिस आ गई तो, घर वालों को पता चल गया तो। अब आप सोच रहे हो, यानी विवेक काम कर रहा है, यार ये गलत हो सकता है, बुद्धि काम कर रही है आपका, आपको नियंत्रित कर रहा है, आपका वो ईगो कर रहा है। ये कार्यपालक शाखा इसलिए बोला गया है। और सुपर ईगो क्या कहेगा? ना ना मैं चोरी नहीं करूँगा, गलत नहीं करूँगा, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा मर जाऊँ। ये सुपर ईगो तो आजकल पैदा ही नहीं होता है हमारे अंदर, ये आदर्शों की बात करता है। तो ये ईड ईगो सुपर ईगो हमारे तीनों साथ चलते हैं। कौन सा किस समय प्रभावी हो जाए उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो ये था व्यक्तित्व का आकारात्मक और संरचनात्मक मॉडल। बहुत सारी बातें हैं, इस पर
2.5 घंटे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने केवल वही चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके लिए अति आवश्यक थी। ठीक है, इस पर एक प्रश्न आया था पिछली बार 2018 में, तो उसमें प्रश्न आया था कि सुपर ईगो जो है वो आच्छद रखता है, वो आच्छद लैंग्वेज थोड़ी सी उलझाने की कोशिश की थी, तो वहाँ जो ऑप्शन थे वो तुरंत समझ में आने वाले ऑप्शन थे। यानी दबाव रखता है सुपर ईगो, इड और ईगो दोनों को नियंत्रित रखने की कोशिश करता है, तो वो दबाव रखता है। सुपर ईगो क्या रखता है? दबाता है। मतलब रिप्रेशन शब्द के स्थान पे दबाव आ गया था, रिप्रेशन के स्थान पे क्या आ गया था? दबाव शब्द आ गया था। तो ये सुपर ईगो जो है वो दोनों को नियंत्रित रखता है, और ईगो जो है वो इड को नियंत्रित रखता है। ईगो किसको नियंत्रित रखता है? इड को नियंत्रित रखता है। तो दबाव शब्द जो है, इस पे हर बार प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, ये सामाजिक और नैतिक आदर्शवादी सिद्धांत संचालित होता है, वो वास्तविक सिद्धांत संचालित होता है, और ये इड जो है वो प्लेजर आनंदवादी सिद्धांत संचालित होता है। तो तीनों बहुत अच्छे समझने हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये आज अपने दूसरा पार्ट जो है यहाँ कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।